सिविल सर्विसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? वाई यू एक्चुअली वॉन्ट टू अपीयर इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। DSE से मास्टर्स करने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए मास्टरकार्ड कंपनी में जॉब करी। मैंने अगस्त 2022 में डिसाइड किया कि अब रेजिग्नेशन का समय आ गया है। वट एवर हैज़ टू बी डन टुडे एंड हैज़ टू बी डन नाउ। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको ही कंटिन्यू रखिए एंड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट CSAT। सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार और बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम। ये टॉक उन लोगों के लिए नहीं है जो 15-16 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं। ये टॉक उन लोगों के लिए भी नहीं है जो समझते हैं कि आज हमें एक श्योर शॉट स्ट्रैटेजी मिल जाएगी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर करने की। और ये टॉक उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो एक स्मार्ट प्रोडिजी हैं और बहुत ही कम एफर्ट्स डालकर अचीवमेंट ला सकते हैं। ये टॉक है मेरे जैसे एवरेज एस्पिरेंट्स के लिए जो एक एवरेज और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी फॉलो करके इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं और सिविल सर्विसेज क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा एक संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम अचल उपाध्याय है और मैंने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 288 रैंक हासिल की है। मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और 2 छोटे भाई बहन हैं। My father is a chartered accountant and my mother is a homemaker. My younger brother and younger sister are pursuing MBA and chartered accountancy respectively. हम तीनों की ही स्कूलिंग DAV पब्लिक स्कूल श्रेष्ठ विहार से हुई और बचपन से ही मुझे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का बहुत रुचि थी। स्कूल टाइम से ही मैं काफ़ी क्विज़ेज़, एग्जीबिशंस और टैलेंट शोज़ में पार्ट लिया करता था और सिंगिंग और स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि उत्पन्न हो गई थी। स्कूल के बाद मैंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया और कॉलेज के दौरान ही मेरे अंदर सिविल सर्विसेज में एक करियर बनाने की रुचि उत्पन्न हुई। कॉलेज के 3rd ईयर में मुझे प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिली और एक रिकॉर्ड मार्जिन से मैंने 3rd ईयर में प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर अपने स्टूडेंट्स यूनियन का प्रतिनिधित्व किया। उस दौरान मैंने जाना कि किस तरह की ज़मीनी तकलीफ़ों को एक सिविल सर्वेंट अपने महत्वपूर्ण योगदान से सॉल्व कर सकता है। सिर्फ कॉलेज की 4 दीवारी में ही नहीं, अपितु समाज में भी अलग अलग श्रेणियों में सिविल सर्वेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये मैंने अपनी कॉलेज की जर्नी में जाना। कॉलेज करते हुए मुझे यह भी आभास हुआ कि इकोनॉमिक्स हर फील्ड में, हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कितनी इम्पॉर्टेंट है और हर प्रोफेशन में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसी वजह से मैंने DSE से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स करने का निर्णय लिया। DSE से मास्टर्स करने के बाद मैंने कुछ टाइम के लिए मास्टरकार्ड कंपनी में जॉब करी और उस जॉब करने के दौरान मैंने जाना कि वाई प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एन एफिशिएंट सेक्टर एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस एंड अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हुए उनकी एफिशिएंट मैनेजमेंट, उनके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने करीब से देखा और कुछ रीजंस जाने कि ऐसा क्यों है। उनमें से कुछ थे उनका वर्क कल्चर and the perception of taking responsibility by the employees। ये सब जानने के बाद मैंने अगस्त 2022 में डिसाइड किया कि अब रेजिग्नेशन का समय आ गया है और UPSC सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट करने का भी समय आ गया है। अगस्त 2022 में रिज़ाइन करके मैंने सितंबर 2022 से अपनी UPSC की पढ़ाई स्टार्ट करी और प्रीलिम्स का अटेम्प्ट मई 2023 में दिया। उस समय पढ़ाई के दौरान मैंने NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस किया और अपने ऑप्शनल के खुद के सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स बनाए। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी बुक्स और रिसोर्सेज की स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, अपितु ऐसी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा जो कोई भी एस्पिरेंट फॉलो कर सकता है, एक सिंपल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी जो मैंने भी फॉलो करी। सिविल सर्विसेज में आने से पहले हमें जानना चाहिए कि सिविल सर्विसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई यू एक्चुअली वॉन्ट टू अपीयर in the civil services examination and become a civil servant in your life। मेरे अनुसार सिविल सर्वेंट की एक सिंपल परिभाषा है, अ पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो आपको भी अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको सोचना होगा कि व्हाट इज दैट वन मोटिवेटिंग फैक्टर ड्यू टू विच यू कैन बी एन एफिशिएंट एंड एथिकल एंड अ गुड सिविल सर्वेंट। उसको सोचने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला, एक सिविल सर्वेंट की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं एंड
The personality of a civil servant is a mix of many quotients according to me. Those quotients are IQ, which is the intelligence quotient, SQ, which is the social quotient, EQ, which is the emotional quotient, and AQ, which is the adversary quotient. अगर आप में ये सारी क्वालिटीज़ हैं तो उसके बाद देखिए कि क्या आपको उन सब्जेक्ट्स में रुचि है जिन सब्जेक्ट्स को लेकर सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन सेट किया जाता है। वो रुचि जानने के बाद अपनी लाइफ के 10 सालों को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और मैनिफेस्टेशन कीजिए कि 10 साल बाद आप जैसे सिविल सर्वेंट बने होंगे, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या जो आप इम्पैक्ट दे पा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड हैं? इन चीज़ों को सोचने के बाद अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट कीजिए। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है और वो कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल तजुर्बे पर। आप सभी ने 12 फेल मूवी तो देखी ही होगी। उसमें सर मनोज शर्मा को एक सिविल सर्वेंट बनने की जो चाह है वो क्यों आती है? वो उनके पर्सनल तजुर्बे से आती है। जब वह देखते हैं कि एक जमी जमाई व्यवस्था, नकल की जमी जमाई व्यवस्था को कैसे एक सिविल सर्वेंट खत्म कर सकता है, उनमें वह चाह जाग जाती है। तो आपका अपना पर्सनल रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू थिंक व्हाई सिविल सर्विसेज इज़ योर इकिगाई। एक बार जब आपने सोच लिया कि आपको सिविल सर्वेंट बनना ही है, तो फिर बात आती है स्ट्रैटेजी की। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, तो आई टेंडेड टू सेग्रीगेट माई स्ट्रैटेजी इनटू 3 पिलर्स एंड आई यूज्ड टू कॉल दैट PER अप्रोच, where P refers to planning, E refers to execution and R refers to reflection. कुछ भी काम करने से पहले उसको प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लानिंग हमेशा एम्बिशियस होनी चाहिए, बिकॉज आई यूज टू बिलीव इन द फिलोसफी दैट इफ यू प्लान टू लैंड ऑन द मून यू विल डेफिनेटली लैंड ऑन द स्टार्स। अगर बात करें एग्जीक्यूशन की, तो एग्जीक्यूशन के टाइम बिल्कुल बॉग डाउन नहीं होना है, परंतु यह भी ध्यान रखना है कि हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे शेड्यूल में ज़्यादा बैकलॉग ना आ गया हो। अगर बैकलॉग आ भी गया है तो निराश मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिफ्लेक्शन का। अल्टीमेटली यू हैव टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन द स्टेप्स दैट यू आर फॉलोइंग एंड ऑन द स्ट्रैटेजी दैट यू हैव अडॉप्टेड, सो दैट यू कैन मोल्ड योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। इस PER अप्रोच को फॉलो कीजिए और सफलता बिल्कुल हाथ आएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ अपनी पर्सनल शेड्यूल और अपने पर्सनल स्ट्रैटेजी की। आई यूज टू स्टडी अराउंड 8 to 9 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली पर डे, स्पैंड ओवर 4 to 5 डायमेंशंस एंड 4 to 5 सेशंस। और मेरी पर्सनल पढ़ाई में ऑडियो, वीडियो, PDFs, बुक्स सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता था। बट मैं एक चीज़ भी सोचता था, that it is not the quantity of hours and the number of hours that matters, but the quality of study that we are making, the quality of topics that we are studying, and the quantum of subject that we are covering in those time duration. इस particular journey में hard work से ज़्यादा important है smart work, where smart work is nothing but hard work plus planning. Smart work also means taking as few resources as possible and revising as much as possible. इस एग्जामिनेशन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और हर एस्पेक्ट की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है। जहां प्रीलिम्स में MCQ होता है तो हमें वर्ड एसोसिएशन काम में आता है, वहीं मेंस राइटिंग सब्जेक्टिव होता है और हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काम आती है। पर कंपोनेंट जो भी हो, एक स्ट्रैटेजी हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए, and I used to call that RPR strategy, where R is revise, P is practice, and R is repeat. Revise, practice, and repeat. This is one of the funda that I thought helped me to gain the rank that I have got in this year. जब हम अपने RPR strategy को भी ढंग से implement करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू फेज पर आते हैं, तो इंटरव्यू के लिए द बेस्ट पार्ट इज ग्रुप डिस्कशंस, peer discussions and one-to-one discussions, because interview is nothing but an articulation of your facts, an articulation of the knowledge that you have gained over time. तो उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल अलग ढंग से होती है। स्ट्रैटेजी के बाद मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हाउ वाज माय प्रीलिम्स एग्जाम एक्सपीरियंस। इस बार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थोड़ा सा टिपिकल था, एंड बाय टिपिकल आई मीन इट वाज अनएक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू सम एस्पिरेंट्स। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद CSAT होता है,
और उस 2 घंटे के दौरान मैंने किसी से बात नहीं करी और बस अपना सीसैट ढंग से दिया, क्योंकि शायद अगर मैं उस टाइम लोगों की वीडियोस और लोगों से बात करना स्टार्ट करता तो सीसैट के लिए मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता। बिकॉज पर्सनली टू बी ऑनेस्ट फॉर मी, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, बट इस बार का थोड़ा सा अप्रोच प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को करने का डिफरेंट था। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स नो दिस थिंग कि जो भी ऑप्शंस होते थे जो पिछले साल एक्सपेक्टेड लेवल्स पे आते थे वो इस बार थोड़े से कम आए, बट हैविंग सेड दैट इस बार कट ऑफ भी थोड़ा सा कम गया। द बेस्ट थिंग टू फोकस फॉर प्रीलिम्स एज ऑफ नाउ इज, जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको ही कंटिन्यू रखिए। कभी भी बॉक डाउन मत होइए कि अगर इस बार अप्रोच चेंज हो गया तो नेक्स्ट ईयर और डिफिकल्ट हो सकता है। बस अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए एंड नेवर एवर अंडर एस्टिमेट सीसैट, क्योंकि इस बार सीसैट भी बहुत डिफिकल्ट था। स्पेशली द मैथ्स पोर्शन ऑफ सीसैट वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड एंड डिफिकल्ट। सो सीसैट को भी अंडर एस्टिमेट ना करते हुए अल्टीमेटली अपनी ही आरपीआर स्ट्रैटेजी को सीसैट में भी इम्प्लीमेंट कीजिए। After the prelims examination, I was somewhat sure that I might be getting into the list that are qualified for the mains examination, and that eventually happened by the grace of God. Prelims और mains के बीच का phase भी काफ़ी tricky होता है, because you have to completely transform yourself from learning about the facts, data points, as if you are going to answer an objective kind of a paper, learning how to write the answers, how to produce the content that you have learned over time in those blank answer sheets. So उस टाइम भी स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ मेंटरशिप और गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप और गाइडेंस में मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा। आप लोगों को पता ही होगा कि महाभारत में कैसे अर्जुन जैसे पुरुषोत्तम को भी लॉर्ड कृष्णा जैसे एक गाइड और एक मेंटर की बहुत आवश्यकता थी। इवन रामायण में भी हनुमान जी को जामवन जैसे एक मेंटर की बहुत आवश्यकता थी। A good mentor, a good guide, and an effective teacher is very much important to inspire you, to motivate you to do whatever you need to do, and to help you to unlock your potential. इसी गाइडेंस के साथ मैं अपनी मेंस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता गया, and I was very lucky to have good guidance by so many mentors, so many alumni, and so many friends who are already there in the civil services or were preparing for civil services along with me. इसके बाद मैं कुछ बातें करना चाहूँगा जो एक एस्पिरेंट को अपनी सिविल सर्विसेज जर्नी के दौरान नहीं करनी चाहिए। उसमें से पहली है, डोंट एंगेज योरसेल्फ इन नेगेटिव थिंकिंग। हमें पता है इस एग्जामिनेशन में अप्रॉक्सीमेटली 13 से 14 लाख लोग अपीयर करते हैं और उसमें से अराउंड 1000 या 1100 का ही सिलेक्शन होता है। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 0.001। बट हम इसको ऐसे क्यों देखते हैं? आप ये सोचिए कि एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको कितनी सीट्स की आवश्यकता है? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। तो उस नेगेटिव थिंकिंग को यहाँ ट्रांसफॉर्म कीजिए। आप सिर्फ उस एक सीट के बारे में देखिए और अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख समझकर सिर्फ उसको ही भेदने का प्रयत्न कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक वन शुड नेवर डू इज नेवर एवर प्रोक्रास्टिनेट। ये दोहा तो सबने ही सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। सुनते तो सब है, बट इंप्लीमेंट कौन करता है? किसी भी कार्य के लिए बिल्कुल प्रोक्रास्टिनेशन मत कीजिए। वॉट एवर हैज़ टू बी डन टुडे एंड हैज़ टू बी डन नाउ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेक्स ज़रूर लीजिए। ब्रेक्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग एंड ब्रेक्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एनीथिंग टू रीऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड टू री इन्वोगरेट योर सेल्फ। मशीनरी को भी दोबारा से ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें भी ब्रेक्स की आवश्यकता है। अपने नियर्स एंड डियर्स से बातें कीजिए। हो सके तो थोड़े टाइम में कहीं घूमने जाइए, और अगर थोड़े टाइम में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट हर शाम 15 से 20 मिनट इवनिंग वॉक्स पे जाइए। मैं आपको ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं करता था, एंड आई थिंक दीज थिंग्स ऑल्सो इफेक्टिवली हेल्प मी इन माई मेन्स प्रिपरेशन, इन माई यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड दिस कैन हेल्प मी इन माई एंटायर लाइफ एज वेल। एग्जामिनेशन और प्रिपरेशन के बाद
थोड़ी सी बात करते हैं रिजल्ट की। आपके कड़े परिश्रम, बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की दया से जब रिजल्ट्स आ जाएं, तब क्या करना चाहिए? अगर लिस्ट में आपका नाम है तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। नेवर एवर फॉरगेट अबाउट योर रूट्स एंड नेवर एवर फॉरगेट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। पे ग्रैटिट्यूड टू योर एल्डर्स, टू द पीयर ग्रुप एंड टू द मेंटर्स who have contributed so much in your journey. एंड कभी भी ह्यूमिलिटी लूज मत कीजिए। भगवत गीता के आखिरी अध्याय में भी इस बात की बात की गई है, जिसमें श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है कि किसी भी सफल कार्य के पीछे 5 चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहला, कर्ता विच इज़ द डूअर। दूसरा, कर्णम विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा, अधिष्ठानम विच इज़ द प्लेस। चौथा, चेष्टा विच इज़ द एंडेवर। एंड पांचवा, दैवम विच इज़ डेस्टिनी और परमिशन ऑफ गॉड। कभी भी ये मत सोचिए कि जो भी आपको सफलता मिली है वो सिर्फ आपके ही प्रयासों से मिली है। उसमें आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा भी शामिल थी। दैट्स वाई डोंट एवर लूज ह्यूमिलिटी, डोंट बी ईगोइस्टिक एंड कभी भी अपनी सफलता को सर मत चढ़ने दीजिए। किसी कारणवश अगर आपका लिस्ट में नाम ना भी आए तो चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज द स्किल्स दैट यू हैव गेन्ड इन दिस जर्नी, द स्किल्स ऑफ हार्ड वर्क, द स्किल्स ऑफ परसिवरेंस, the skills of discipline that are going to help you in your entire life. And कुछ लोग पीठ पीछे बहुत सी बातें करते हैं, बट आपको उन बातों पे बिल्कुल भी गौर नहीं देना, क्योंकि किसी ने बखूबी कहा है, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। आप में एटलीस्ट वो करेज थी, वो साहस था, जो आपने इस जर्नी में भाग लेने का डिसीजन लिया। तो कभी मत सोचिए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, दैट ऑलवेज ट्राई टू कीप पॉजिटिव पीपल विथ पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू, बिकॉज इट इज़ वेरी वेल सेड दैट यू आर नथिंग बट एन एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। और अगर ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट एन एवरेज ऑफ 5 पीपल, बट इट इज़ अ फैक्ट दैट दोज पीपल अराउंड यू हेल्प यू शेप योर पर्सनैलिटी. So always keep such people who inspire you, who motivate you to achieve your goal and who helps you instill more and more confidence in you. मैं अगर अपने यूपीएससी रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट 16 तारीख को आया था, तकरीबन 1:30 बजे, और एक्चुअली मैं उस समय सो रहा था। मेरे एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो बताता है कि अचल कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक आ गई। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थॉट दैट ही इज़ जोकिंग। तब मैं अपने मम्मी पापा के पास गया और तब मैंने उनसे पूछा कि क्या रिजल्ट आ गया है, और उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। अल्टीमेटली जब और कॉल्स आना शुरू हुए और मैसेजेस आना शुरू हुए, तब मुझे भी पता चला कि हाँ, मेरी रैंक 288 आई है। मम्मी और पापा का रिएक्शन कुछ ऐसा था जो मैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। दोनों ही बहुत इमोशनल हो रहे थे और मेरे फ़ोन पे, पापा के फ़ोन पे और मम्मी के फ़ोन पे बस कॉलों की झड़ियाँ लगी हुई थी। वो पूरा दिन ख़त्म कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं चला। एंड एक्चुअली मैं तो अपनी तरफ से लोगों को रिजल्ट बता ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन छूटा ही नहीं, और किसी को मैसेज या किसी को कॉल करने के लिए नहीं, बट सिर्फ लोगों को थैंक यू का रिप्लाई करने के लिए और लोगों की कॉल्स का आंसर करने के लिए। तो कभी ये मत सोचिए कि आपके रिजल्ट में सिर्फ आपका ही हाथ था। आपका तो था ही, परंतु आपके नियर एंड डियर वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स और भगवान का बहुत बड़ा योगदान भी था। एक बात मैं और कहना चाहूँगा to the aspirants who are venturing into this journey and who are already in this journey. There are some common goals which have to be achieved by people, but the approach to achieve that goal is unique to you only. Only you know the battles that you have to fight. Only you know the roads that you need to take. And only you know the approach that you need to follow. तो सुनो सबकी, बट करो खुद की, अपने दिल की, और अपने अकॉर्डिंग, दूसरों को ना देखते हुए अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करते हुए। इस जर्नी में बीच बीच में हमें ऐसा लगता है
that we are not getting the output, we are not getting the results that we deserve while doing our actions. मेरी जर्नी में भी कुछ चैलेंजेस आए और ऑब्स्टेकल्स आए। प्रीलिम्स के टाइम पर मुझे पता ही नहीं होता था कि कितना पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस तो सागर की तरह है। उसको काउंटर करने के लिए मैंने एलुमनाई से बात करी, कुछ सिविल सर्वेंट्स जो मेरे नोन में थे मैंने उनसे बात करी और एक प्रॉपर गाइडेंस लेने की कोशिश करी और उस गाइडेंस से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। अगर मैं मेंस आंसर राइटिंग की भी बात करूं, तब भी ऐसा लगता था कि मेरे नोट्स तो बने हुए ही नहीं हैं। 2.5 महीने या 3 महीने के टाइम में ये सब कैसे होगा? बट अल्टीमेटली परसेवरेंस और कमिटमेंट के साथ मैं डेली थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता रहा, डेली कुछ कुछ टॉपिक्स के नोट्स बनाता रहा। उसमें मेरे फ्रेंड्स और फेलो एस्पिरेंट्स ने भी काफ़ी हेल्प करी और थोड़ा करके अल्टीमेटली रिवीजन के लिए सफिशिएंट नोट्स बन गए। लोग सही ही कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो मैं बस डेली थोड़ा कंट्रीब्यूट करके अपने रिवीजन के नोट्स का सागर बनाता गया और मेंस से पहले उन नोट्स की रिवीजन ने मेरी बहुत मदद करी। तो बस रुकना नहीं है, जब हो सके लोगों की हेल्प लीजिए। कभी मत सोचिए लोग क्या सोचेंगे, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आपके एक्शंस को जस्टिफाई ज़रूर करेगा। मेरे ऑप्शनल इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन में भी मुझे बीच बीच में काफ़ी कठिनाइयाँ आई। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में कहा जाता है कि उसमें स्कोर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट मेरा बैकग्राउंड पूरा ही इकोनॉमिक्स से था, सो मैंने सोचा दैट वाई नॉट गो फॉर इट, बिकॉज अल्टीमेटली देयर आर सम टॉपर्स हु हैव इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल। उसमें भी नोट मेकिंग में मुझे काफ़ी कठिनाइयाँ आई, पर उस फेज़ में भी मेरे फ्रेंड्स और मेंटर्स ने मुझे गाइड किया और थोड़ा करके मैं नोट्स बनाता गया। इसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। आपका सिर्फ अपने कर्मों पर अधिकार है, उनके फलों पर नहीं। तो आप सिर्फ अपने कर्म करते रहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म करते जा रहे हैं और आपको उसके फल मिलेंगे ही नहीं। Even many chapters of the Quran also mentions that Allah is all-knowing, omnipotent, omniscient, and all-merciful, and He never lets go anyone's efforts in vain. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बस अपना कार्य करते जाइए, बाकी ऊपर वाला सब देख रहा है और सबके साथ भला ही करेगा। एंड में मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जो मेरी जर्नी के दौरान भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते रही। माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। तो बस अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ते जाइए और हमेशा सोचिए हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। इसी के साथ सारे एस्पिरेंट्स को मेरी तहे दिल से बेस्ट विशेस, बड़ों को सादर प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसडी आईएएस के खान सर को। हमने शायद इनका नाम तो सुना ही होगा। खान सर और केएसडी आईएएस की तो इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसडी। सृष्टि जैन देशमुख सर की ही स्टूडेंट रही हैं, जिन्होंने 2018 में ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। जोश टॉक्स ने केएसडी आईएएस के खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सबके साथ ये शेयर करने की कि वो मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है, लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
KSGIS का फाउंडेशन कोर्स जो 1,20,000 का है वो जोश फैमिली को अब 50,000 to 70,000 में मिल सकता है। जोश टॉक्स ये जानता है कि अभी भी ये फीस 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए जोश टॉक्स हमें और हेल्प करने के लिए 2 चीज़ें कर रहा है। पहली कि ये फीस हम मंथली 4,000 से 5,000 के इंस्टॉलमेंट्स में दे पाए और दूसरी कि अगर हम करंट इंस्टीट्यूट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या मंथली 4 से 5,000 की इंस्टॉलमेंट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम जोश के साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम प्राइजेस में। जोश इन इंस्टीट्यूट्स को अगले कुछ महीनों में कांटेक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये इंस्टीट्यूट्स भी मान जाएं जोश की फैमिली को एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देने के लिए। तब तक जोश फैमिली मेंबर्स की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।